खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। बुलेटिन खास इसलिए है क्योंकि इसमें हमारे देश भर के रिपोर्टर्स जुड़ते हैं जो अपने अपने राज्य के बारे में हर बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। पूरे दिन क्या क्या होने वाला और किन बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहने वाली हो, चाहे वो राजनीतिक जगत की खबर हो, चाहे क्राइम की खबर हो या फिर कोई और खबर हो, हर खबर आप तक हमारे रिपोर्टर्स पहुंचाते हैं। इन तमाम चीजों को लेकर हम उनसे चर्चा भी करते हैं। साथ ही हर राज्य में मौजूदा हालात कैसे हैं, क्या वहां पर हो रहा है, इसके बारे में भी हम बताते हैं। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं। अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं छत्तीसगढ़। प्रशांत हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रशांत, छत्तीसगढ़ में क्या है आज की बड़ी खबरें? शंकर, जिस तरह से जनतंत्र टीवी ने पहले भी इस बात की आशंका जाहिर की थी कि जो मजदूर बाहर से आ रहे हैं उनके लिए सरकार कोई निश्चित तौर पर क्वारंटाइन या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की है जिससे अगर वो मजदूर गांव तक पहुंचते अपने घर गांव में जाते हैं तो उस इलाकों में और ज्यादा संक्रमण फैलने की उम्मीद है। तो कम से कम जिस तरह से पिछले हफ्ते भर में तेजी से यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव संक्रमणों की संख्या बढ़ी है, वो 152 हो गई है और शनिवार का दिन ऐसा रहा जो प्रदेश के अंदर सबसे अधिक 44 मरीजों की पुष्टि हुई है। तो ये एक चिंता का विषय है सरकार के लिए। अब सरकार के लिए एक दूसरी चुनौती ये भी होगी कि जो गांव के इलाके हैं उन इलाकों में आज भी बहुत से ऐसे जो मुख्यालय से कटे हुए हैं, खासकर बस्तर और सरगुजा का इलाका है जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं। इन इलाकों में सरकार किस तरह से व्यवस्था करती है ये देखने वाली बात होगी। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं टीएस सिंहदेव, उनके बारे में सोशल मीडिया पे एक खबर तेजी से वायरल हो रहा है कि उन्होंने इस बात की दावा किया है कि 6000 लोगों की मौत होगी छत्तीसगढ़ में। लेकिन कल वो आके उन्होंने इस बात का खंडन किया और उन्होंने आपत्ति जताई है कि जिस तरह से मीडिया के अंदर इस तरह से दुष्प्रचार किया जा रहा है वो क्षेत्र में अस्थिरता और लोगों के बीच में डर का पैदा करेगा। उन्होंने अपील की है। दूसरी एक सबसे बड़ी यहाँ पे बोध घाट परियोजना है शंकर, जो पिछले 40 वर्षों से लंबित थी। दरअसल इस परियोजना के शुरू होने से जो बस्तर का पिछड़ा इलाका है और जो सिंचाई सुविधा से दूर है वो इसके केंद्र सरकार की जल बोर्ड शक्ति मंत्रालय द्वारा सैद्धांतिक रूप से सहमति दे दी है, जिससे 3 लाख से अधिक हेक्टेयर जो है किसानों की सिंचाई होगी और 22,640 करोड़ रुपए की ये पूरा परियोजना है। वहीं दूसरी ओर 25 मई 2013 को बस्तर के अंदर एक बड़ा नक्सली हमला हुआ था जिसपे 28 लोग शहीद हुए थे, जिसमें कांग्रेस के काफी कद्दावर नेता थे, जिसमें पीसीसी तत्कालीन पीसीसी अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, उनके बेटे दिनेश पटेल और केंद्रीय मंत्री रह चुके विद्याशरण शुक्ल भी उसमें शामिल थे। उसको लेकर एक तरह से झीरम शहीद दिवस भी मनाने की भूपेश बघेल ने घोषणा की है। वहीं दूसरी ओर मजदूरों को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच में भी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है कि कौन मजदूर अपने हैं कौन पराए हैं। तो इसको लेकर तमाम तरह के विवाद भी शुरू है फिलहाल। और वहीं दूसरी ओर हम अजीत जोगी की बात करें जो एक्स सीएम रहे, पहले मुख्यमंत्री रहे छत्तीसगढ़ के, उनकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। डॉक्टरों द्वारा तमाम प्रयास करने के बावजूद भी अभी तक उन पर कोई सुधार नहीं दिख रहा है। शंकर, बिल्कुल, ये छत्तीसगढ़ की तमाम खबरें आपने प्रशांत बताई। कोरोना को लेकर भी आपने अपडेट दिया, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन बिहार का रुख कर लेते हैं। श्रीकांत प्रत्युष हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। श्रीकांत, बिहार से क्या बड़ी खबरें आज, क्योंकि कोरोना काल तो चल ही रहा है, आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, पलायन की जो समस्या है, मजदूर जो वापस अपने राज्य आ रहे हैं, वो भी एक बड़ा मुद्दा है। और क्या बड़ी खबरें आज बिहार की सियासत से और कोरोना को लेकर क्या अपडेट है? देखिए, 228 नए मामले सामने आए हैं कल शनिवार को। तो कोरोना का संक्रमण कई गुना बढ़ गया है, रफ्तार बहुत तेज हो गई है और प्रवासी मजदूरों के आने के साथ ही ये तेज हुई है और लगातार बढ़ती जा रही है। तो दूसरे प्रदेशों में जहां पर कोरोना का संक्रमण धीरे धीरे नीचे आ रहा है, बिहार में तेजी से आगे बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है। कारण यह है कि बिहार में देर से संक्रमण शुरू हुआ है और देर तक जारी रहेगा, ऐसी संभावना लग रही है। तो बिहार में 10 लाख प्रवासी मजदूर आ चुके हैं, सबको क्वारंटाइन किया गया है क्वारंटाइन सेंटरों में। और सबसे खास बात यह है कि विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा था बिहार सरकार पर कि क्वारंटाइन सेंटरों में कुव्यवस्था है, व्यवस्था नहीं है, मजदूर परेशान है, संकट में है। लेकिन जब मधुबनी के कुछ क्वारंटाइन सेंटर से मजदूरों को 7 दिन के बाद कहा गया कि अब आप घर वापस जा सकते हैं, क्योंकि बिहार सरकार ने फैसला लिया है कि जो रेड जोन से नहीं आते हैं, जो
ऑरेंज जोन से नहीं आते हैं, ग्रीन जोन से आ रहे हैं, उनको होम क्वारंटाइन किया जाएगा। तो उसी कानून, उसी नियम को देखते हुए जिला प्रशासन ने कहा कि आप 7 दिन तक रह गए हैं क्वारंटाइन सेंटर में और आप स्वस्थ हैं तो आप घर जा सकते हैं, होम क्वारंटाइन रहने की जरूरत है आपको। तो मजदूर तैयार ही नहीं हुए। और देखिए तैयार क्यों नहीं हुए, इसलिए नहीं हुए कि जो क्वारंटाइन सेंटर है वहाँ पर बारातियों की तरह स्वागत उनका किया जा रहा है, खाने पीने की भरपूर व्यवस्था है। जनतंत्र टीवी ने भी एक रियलिटी चेक किया था गोपालगंज के मीरगंज के क्वारंटाइन सेंटर में पर, और हमने तस्वीर दिखाई थी कि सुबह में चाय बिस्किट मिलता है मजदूरों को, फिर उसके बाद उनको खाना मिलता है, चावल दाल सब्जी, फिर उनको शाम में चाय बिस्कुट मिलता है और फिर रात में पूरी सब्जी मिलती है। तो इतनी व्यवस्था है खाने पीने की, रहने के लिए जगह है ही, बिजली है, पंखा है और नहाने के लिए नल भी है और पहनने के लिए कपड़े भी मिल रहे हैं, हाथ धोने के लिए साबुन भी मिल रहा है, सैनिटाइजर भी मिल रहा है और डिग्निटी किट भी मिल रहा है। तो इतनी सुविधा तो घर पर मिल नहीं सकती है और घर पर जाएंगे तो दाने के लाले पड़ जाएंगे, सुबह क्या खाएंगे शाम क्या खाएंगे इसी चिंता में डूबे रहेंगे, क्योंकि अभी काम तो मिल नहीं रहा है। तो प्रवासी मजदूरों के पास इतनी बचत तो होती नहीं है कि वो बचा कर रखे हैं या 2 महीना 4 महीना बैठ कर खा लेंगे। 2 महीना तो लॉकडाउन में वो किसी तरह से अपना काम चलाते रहे। अब पैदल और ट्रेनों से बिहार पहुंच रहे हैं तो चाहते हैं कि सरकार उनकी खातिरदारी कम से कम 21 दिनों तक करे। और जो खातिरदारी सरकार कर रही है इसका कारण भी है, बिहार में 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव है। तो ऐसे में सरकार कैसे प्रवासी मजदूरों को नाराज करेगी, क्योंकि यही तबका है जिसके बलबूते पर नीतीश कुमार हैं। आप जान लीजिए कि लालू यादव पहले जिन निकालते थे, मतपेटियों से जिन निकालते थे। वो जिन कौन था? यही पिछड़ा वर्ग था, यही अति पिछड़ा समाज का वोटर था जो जिन था लालू यादव का। वो जिन नीतीश कुमार के साथ है 15 साल से। तो ये यही जिन है, ये प्रवासी जो मजदूर हैं, जो यहाँ के मजदूर हैं, वही जिन है नीतीश कुमार के। अगर उनको नाराज कर देंगे, उनकी खातिरदारी में कमी कर देंगे तो चुनाव में तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो नीतीश कुमार इस चुनौती को अवसर में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष केवल राजनीति कर रहा है, विपक्ष केवल नीतीश सरकार की घेराबंदी कर रहा है, आरोप लगा रहा है, लेकिन नीतीश कुमार कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि इस चुनौती को अवसर में बदला जाए, क्योंकि 4 महीने बाद चुनाव है और ये दिख रहा है कि क्वारंटाइन सेंटर से मजदूर घर जाने को तैयार नहीं है। लेकिन नीतीश की चुनौती और बढ़ेगी। चुनौती इसलिए बढ़ जाएगी कि 30 लाख से ज्यादा प्रवासी अभी आने वाले हैं बिहार, अभी तो 10 लाख ही आए हैं। सब आ जाएंगे तो कैसे उनको संभालेंगे, कैसे उनकी खातिरदारी करेंगे? 10 लाख लोगों को तो खिला रहे हैं, उनकी खातिरदारी भी बढ़िया से कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो 20 लाख 30 लाख और आएंगे उनको होम क्वारंटाइन करने का फैसला लिया है उन्होंने। और ये जो प्रवासी मजदूर है बगैर सरकार की खातिरदारी का आनंद उठाए घर जाने को तैयार नहीं है, तो सरकार की मुश्किल यहाँ बढ़ गई है। और संक्रमण का खतरा तो देख ही रहे किस तरह से बढ़ रहा है। कुछ मजदूरों का ये भी कहना है कि हम बाहर से आ रहे हैं, हम ट्रेन में आ रहे हैं, हम संक्रमित हो सकते हैं। और ऐसी खबरें आ रही हैं कि बहुत ऐसे संक्रमित हैं जिनमें कोई लक्षण ही नहीं पाए जा रहे हैं। तो मजदूरों का कहना है कि हम अपने घर जाएंगे तो अपने परिवार को संक्रमित कर देंगे, अपने गांव को संक्रमित कर देंगे। ये वो दलील दे रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं भाई, सरकार हमारे रहने की व्यवस्था करे, खाने पीने की व्यवस्था करे, 21 दिन तक हम सरकार का मेहमान बने रहेंगे और तब घर जाएंगे। तो सरकार की मुश्किल यहाँ बढ़ गई है। और दूसरी बात यह है कि कई क्वारंटाइन सेंटर पर जो मुखिया हैं वो गुंडागर्दी कर रहे हैं। खबर आई है मुजफ्फरपुर के एक क्वारंटाइन सेंटर है रामपुर विश्वनाथ गांव में, वहां पर मुखिया पति और उसके समर्थकों ने जो प्रवासी मजदूर हैं उनके साथ मारपीट की है और जब पुलिस गई तो पुलिस पर भी पथराव कर दिया। उसी तरह से नालंदा में एक मुखिया की ही धुनाई हो गई, गांव वालों ने मुखिया को जमकर लाठी डंडे से पीट दिया। वो वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। तो तमाम तरह की बातें आ रही हैं। देखिए 10 लाख लोगों को क्वारंटाइन रखना, उनके खाने पीने की व्यवस्था करना कोई आसान काम नहीं है। और 7,000 से ज़्यादा क्वारंटाइन सेंटर बिहार में चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हंगामे की खबर आती रहेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार सो गई है और प्रवासी मजदूरों को राम भरोसे छोड़ दिया है। क्यों छोड़ेगी? अभी तो यही मौका है कि इस चुनौती को अवसर में बदले सरकार, क्योंकि 4 महीने बाद चुनाव है और इन्हीं प्रवासी मजदूरों के बलबूते पर चुनाव जीतना है। तो बिहार सरकार जी तोड़ कोशिश कर रही है, लेकिन खबर एक बड़ी ये है कि 2 महीने से लॉकडाउन है,
बिहार सरकार संक्रमण से लड़ने की कोशिश में जुटी हुई है। दो ही महकमा है काम कर रहा है खास तौर पर, एक स्वास्थ्य महकमा जिसकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और दूसरा है आपदा प्रबंधन विभाग। तो स्वास्थ्य मंत्री तो लगातार दिख रहे हैं दफ्तर में, मीडिया से बात भी कर रहे हैं, काम करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री गायब हैं। कहाँ है किसी को पता ही नहीं है। अभी तक किसी भी बैठक में वो शामिल नहीं हुए हैं और आपदा प्रबंधन मंत्री की भूमिका में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद हैं। तो सवाल विपक्ष उठा रहा है कि आपदा प्रबंधन मंत्री कहाँ गायब हैं। विपक्ष का कहना है कि बिहार सरकार के ज्यादातर मंत्रियों के जो प्रधान सचिव हैं वो सीधे नीतीश कुमार को रिपोर्ट करते हैं, मंत्री को भाव ही नहीं देते और आपदा प्रबंधन मंत्री का कोई सुन नहीं रहा है। तो आपदा प्रबंधन मंत्री को यह भी पता नहीं है कि बिहार में क्या हो रहा है, सरकार क्या कर रही है और सारा जो कमान है नीतीश कुमार के हाथ में है। तो आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री को लेकर भी बिहार की राजनीति बहुत तेज हो गई है। झारखंड की भी हाल बहुत बेहतर नहीं है, वहाँ भी 300 से ऊपर आंकड़ा कल ही पहुँच गया था। तो लगातार संक्रमण के मामले वहाँ बढ़ रहे हैं, लेकिन बिहार से बहुत अच्छा है क्योंकि वहाँ पर बीच में संक्रमण पूरी तरह से रुक गया था। कल 23 मामले सामने आए थे, उससे सरकार की चिंता बढ़ी थी और 323-24 मामले आ चुके हैं, लेकिन वहाँ स्वस्थ भी हो रहे हैं लोग। और बिहार में जिस तरह से 200 से 2500-3000 होने वाला है आंकड़ा, वो झारखंड में नहीं हो रहा है। तो झारखंड की आबादी 3 करोड़ है, बिहार की 12 करोड़ है, तो झारखंड से 3 गुना 4 गुना ज़्यादा होना चाहिए था बिहार में, लेकिन बिहार में 10 गुना से ज़्यादा है, 20 गुना होने वाला है। तो मुझे लगता है कि बिहार सरकार की चिंता बहुत बढ़ी हुई है संक्रमण को लेकर और राजनीति परवान चढ़ रही है क्योंकि बिहार में 4 महीने बाद चुनाव है। और एक खबर पर चर्चा करना बहुत जरूरी है जो राष्ट्रीय खबर है कि उड़ीसा हाईकोर्ट का एक अहम फैसला आया है और ये फैसला ये है कि शादी का झूठा वायदा करके शारीरिक संबंध बनाना रेप की कैटेगरी में नहीं आएगा। ये बहुत बड़ा फैसला है हाईकोर्ट का और ये फैसला सुनाया है जस्टिस एस.के. पाणिग्रही ने। उन्होंने कहा है कि इस तरह के लगातार मामले आ रहे हैं कि लड़की और लड़के की सहमति से उनका बीच संबंध बना और बाद में अनबन हुआ या झगड़ा हुआ तो रेप केस हो गया। तो हाई कोर्ट ने केवल ये फैसला ही नहीं दिया बल्कि रेप के केस में जेल भेजे गए अभियुक्त को जमानत भी दे दी है। निचली अदालत ने उसको दोषी ठहरा दिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि ये दोषी नहीं है, रेप का दोषी नहीं है, उसे जमानत पर छोड़ दिया है। तो ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है क्योंकि कानून तो यही कहता है कि लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर या शादी का झांसा देकर उनका यौन शोषण करना एक बहुत बड़ा अपराध है, लेकिन हाई कोर्ट ने तो पूरा फैसला ही बदल दिया। शंकर, अलग जगहों से हमारे रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं और जानकारी दे रहे हैं आज की तमाम बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश का रुख कर लेते हैं, राधाकृष्ण हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। राधाकृष्ण, उत्तर प्रदेश में क्या बड़ी खबरें हैं क्योंकि योगी सरकार ने सभी जो सरकारी दफ्तर खोलने के जो हैं वो कल से आदेश दे दिए हैं, और क्या बड़ी खबरें हैं और कोरोना को लेकर क्या स्थिति है प्रदेश में? शंकर, सबसे पहले क्राइम की 2 बड़ी खबरें हैं जिन्होंने पूरे प्रदेश में हलचल मचा रखी है, उसकी जानकारी दे दूं कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जिस युवक ने, जिस आरोपी ने धमकी दी थी व्हाट्सएप ग्रुप पे उनको बम से उड़ाने की, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है मुंबई एटीएस के सहयोग से। और यूपी एसटीएफ की टीम उसको लेकर, कामरान नाम है जिस उस आरोपी का, उसको लेकर उत्तर प्रदेश आ रही है और संभवतः आज शाम तक लखनऊ पहुंच जाएगी। उसको लाकर के यहाँ एसटीएफ पूछताछ करेगी कि उसका कनेक्शन कहाँ से है और किन लोगों से है और क्यों उसने इस तरह की धमकी भरा व्हाट्सएप ग्रुप पे संदेश लिखा। तो ये पूछताछ जारी रहेगी। इस बीच एक चीज और पता चली है उसके बारे में एसटीएफ सूत्रों से कि जिस युवक ने धमकी दी थी वो ड्रग एडिक्ट है और उसको देखते हुए अन्य और डॉक्टर्स और उनकी टीम भी यहाँ आ रही ताकि उससे पूछताछ में अलग अलग तरीके मेडिकली भी उसका परीक्षण कराया जा सके। दूसरी सबसे बड़ी खबर जो क्राइम की है वो ये है, अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग के खेल में बड़ा खुलासा हुआ है। जो ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पे 10 लाख से लेकर 1.25 करोड़ रुपए तक की डील करने वाला गिरोह था, उसके 3 सरगना गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पीयूष की गिरफ्तारी नोएडा से होने के बाद 2 युवक यहाँ लखनऊ से गिरफ्तार हुए हैं, एक गौरी शंकर दीक्षित, दूसरा कमलेश। गौरी शंकर दीक्षित जो गिरोह से संबंधित है, जिसको गिरफ्तार किया गया है, वो उस आईएएस अफसर का रिश्तेदार बताया जा रहा है जिसने 1.25 करोड़ रुपए में केडीए के वीसी बनने की डील की थी। और इस डील जो ये खुलासा हुआ है, जो अब तक जो जांच कर रही पुलिस, एसटीएफ जांच कर रही है, उसके हिसाब से जो जानकारी आ रही है उसके हिसाब से गौरव शंकर दीक्षित और पीयूष के बीच
लेन देन को लेकर के विवाद हुआ और उसके बाद कमलेश ने फोन पे बात की जो उसका सहयोगी था गौरीशंकर दीक्षित का, उसी बातचीत का वीडियो वायरल हुआ बाहर और जिसके बाद इसकी भनक पुलिस को लगी और फिर एसटीएफ ने जांच शुरू की। जांच संभालने के बाद उसमें एक के बाद एक इस तरह की चीजें आती गई। कई पीसीएस अफसरों के भी नामों की चर्चा उसमें है और कई और जिले हैं जहां के अफसरों से इनके संबंध थे, अफसरों से बातचीत होती थी। तो एसटीएफ पूरे मामले की जांच कर रही, पूरी छानबीन कर रही और आज सरकार के सामने अपनी रिपोर्ट दे सकती है कि वहां किस तरह के कितने अफसर हैं जो संदिग्ध उसमें आ रहे हैं। तो ये तीसरी चीज, एक टिड्डियों के उत्तर प्रदेश में टिड्डियों के हमले की आशंका बढ़ गई है। ये एक बड़ा मामला हो गया है क्योंकि कल झांसी में टिड्डियों का एक बड़ा दल देखा गया था, लेकिन उसके बाद वो वहां झांसी से गायब हो गया। आशंका जताई जा रही है कि वो झांसी के जरिए टिड्डियों का जो छोटा दल आया था वो अभी उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों की तरफ बढ़ गया है, जबकि मध्य प्रदेश की सीमा जहां शिवपुरी है, शिवपुरी के जरिए ये टिड्डियों का दल अंदर आया था झांसी में। तो वहां पे अलर्ट जारी कर दिया गया है, कृषि विभाग को कर दिया है, जिला प्रशासन को अलर्ट किया गया। इसके अलावा मथुरा, आगरा जो राजस्थान के बॉर्डर पे है वहां अलर्ट किया गया है, शामली में अलर्ट किया गया, हरियाणा बॉर्डर के अन्य जिलों में। और एक चीज और, टिड्डियों से निपटने के लिए, उनको खत्म करने के लिए फायर ब्रिगेड का सहयोग लिया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को अलर्ट किया गया है, उनमें पेस्टिसाइड वाले टैंक के साथ उनको अलर्ट किया गया है ताकि टिड्डियां जैसे ही अंदर आए, टिड्डियों का हमला हो, उनको खत्म किया जा सके ताकि फसलों के नुकसान को बचाया जा सके। शंकर, कोरोना की बात करते हैं तो कोरोना में कई राहत भरी खबरें हैं कि अब मंगलवार से राजधानी के बाजार खुल जाएंगे। वो बाजार जो कॉम्प्लेक्स में थे या मल्टी स्टोरेज में थे उनको खोलने के आदेश प्रशासन ने दे दिए हैं। मंगलवार से वो बाजार खुल जाएंगे, लेकिन उसमें 33% का वो होगा कि एक दिन में केवल 33% दुकानें ही खुलेंगी। और इसका रोस्टर तैयार करने की जिम्मेदारी जो कॉम्प्लेक्स होगा, जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है उसकी जो सोसाइटी होगी, उन व्यापारियों की सोसाइटी की जिम्मेदारी दी जाएगी और वो इस रोस्टर को बना करके जिला प्रशासन को सौंपेंगे। और अगर कोई दुकान इस तरह से खुलती है जो रोस्टर के विपरीत है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो शॉपिंग मॉल में एक चीज, जो शॉपिंग मॉल्स में अब अंग्रेजी शराब बेचने की उत्तर प्रदेश सरकार ने छूट दे दी है, तो अब शॉपिंग मॉल्स में भी जो अंग्रेजी शराब बिका करेगी। इसके अलावा एक चीज, कल मंगलवार से सरकारी कार्यालय जो अभी 33% के साथ खुल रहे कर्मचारियों के, वो 50% अब कर्मचारियों की वहां हाजिरी जरूरी होगी। अब 50% हाजिरी के साथ सरकारी कार्यालय खुलेंगे उत्तर प्रदेश के। एक वक्त हम बिहार का रुख कर लेते हैं एक बार फिर से। श्रीकांत प्रत्युष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीकांत, अगर आपको मेरी आवाज मिल पा रही है, प्रवासी मजदूरों की आपने बात कही, क्योंकि लगातार एक बड़ी समस्या है हर राज्य के लिए और बड़ी चुनौती भी है कि किस तरीके से जो मजदूर वापस आए हैं उन्हें सही तरीके से रोजगार दिया जाए, जो वापस आ रहे हैं उनको क्वारंटीन किया जाए, क्योंकि संक्रमण का जो खतरा है वो हर जगह लगातार फैलता जा रहा है। और बिहार की स्थिति तो आपने बताई हमें अभी थोड़ी देर पहले। तो किस तरीके की तैयारियां आप देख पा रहे हैं सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से? देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रोज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे प्रवासी मजदूरों का हालचाल ले रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और सभी मजदूरों से यही आग्रह कर रहे हैं कि अब आप बिहार से बाहर मत जाइए, अपने ही घर में रहिए। और मजदूर कह रहे हैं कि ठीक है, नून रोटी खाएंगे, अपने बिहार को आगे बढ़ाएंगे। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मजदूरों के संपर्क साध रहे हैं और मजदूर ये कह रहे हैं कि नून रोटी भी खाएंगे, आधे पेट खाएंगे, फिर भी बिहार में रह जाएंगे, तो ये चुनौती बढ़ाने वाली है नीतीश कुमार की, क्योंकि 40-50 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूर हैं जो बिहार के बाहर काम करते हैं और सबका लौटना जारी है। 10 लाख से ज्यादा लौट चुके हैं और हर रोज 2 लाख लौट रहे हैं। तो आप मानकर चलिए कि अगले 10-15 दिनों में प्रवासी मजदूर करीब 25 लाख लौट जाएंगे। तो 25 लाख लोगों को रोजगार देने के लिए नीतीश कुमार लगातार बैठकें कर रहे हैं हर विभाग से। वो कह रहे हैं कि हर विभाग कोई ना कोई कार्यक्रम शुरू करे जिसमें मजदूरों को नौकरी मिल सके, रोजगार मिल सके। बिल्कुल श्रीकांत, ये बड़ी चुनौती है और जो वापस प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, संक्रमण फैलने का भी खतरा है, इसीलिए प्रशासन, सरकार को अलर्ट भी रहना है इसके लिए। आप कह रहे हैं कि तैयारियां भी हो रही है, ये एक अच्छी बात है। मध्य प्रदेश चलते हैं, अनामिका हमारे साथ जुड़ रही हैं भोपाल से। अनामिका, क्या खबरें आज मध्य प्रदेश से बड़ी?
शंकर, सबसे पहले अपडेट लेते हैं कोरोना का। तो इस वक्त 3000 का आंकड़ा जो है वो पार कर गया है इंदौर, और 3008 मरीज अब तक संक्रमित हैं इंदौर में। वहीं पूरे मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो लगभग 6500 मरीज इस वक्त तक संक्रमित पाए गए हैं। वहीं 284 मौत अब तक कोरोना से हो चुकी है। हालांकि 33,000 के लगभग जो मरीज हैं वह स्वस्थ होकर अपने घर भी लौट गए हैं। अब शंकर, बात करते हैं आज मंत्रालय में जो है शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल विस्तार के लिए जो है बैठक कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, और निश्चित ही 30 मई के पहले तक मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ बात करें, देखिए 24 सीट पर जो चुनाव है उस उपचुनाव को लेकर के जो ज्यादातर प्रवासी मजदूर हैं वो उसी क्षेत्र के हैं और वो वापस मध्य प्रदेश आ गए। तो इस वक्त एक जो बड़ी चुनौती है सरकार के सामने वो ये है कि ये वही वोटर हैं जो कहीं ना कहीं उपचुनाव में एक जो अच्छा रंग है बीजेपी के पक्ष में वो दे सकते हैं। हालांकि देखिए इस वक्त तक कोई बहुत ज्यादा तैयारी जो है वो नहीं की गई है। बावजूद इसके क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, लगातार उनके टेस्ट हो रहे हैं और वहां पे उन्हें क्वारंटाइन किया जा रहा है। इसके बाद अगर हम मजदूरों की बात करें तो उनके साथ एक बड़ी समस्या है कि इसके बाद वो यहाँ पर रह के काम क्या करेंगे। इसके अलावा देखिए शंकर, एक बड़ी खबर है कि कृषि मंत्री कमल पटेल ने एक बड़ा बयान दिया है कि यदि निजी क्षेत्र में कोई कमियां पाई गई, जांच की जा रही है कमलनाथ सरकार की, और उसमें अगर उस जांच में कमियां पाई जाती है तो डायरेक्ट कमलनाथ को जेल भेजा जाएगा। ये एक बड़ा बयान है कृषि मंत्री कमल पटेल का। वहीं दूसरी तरफ देखिए कल पूर्व मंत्री प्रभुराम चौधरी जो कि बागी विधायक हैं, बागी मंत्री हैं कांग्रेस के और सिंधिया खेमे से आते हैं, उनके यहाँ से लगभग 300 कार्यकर्ता कल बीजेपी ऑफिस में भाजपा की सदस्यता जो है वो लिए। तो देखिए शंकर, ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर मध्य प्रदेश के अलग अलग कोने से ये जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हैं, तो ये किस तरीके से यहाँ पहुंचे और वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग की जो धज्जियां उड़ाई गई थी ये देखने को मिल रहा था वहाँ पे। तो ये एक जांच का विषय है। निश्चित इसको लेकर के लगातार विपक्ष जो है वो निशाना साध रहा है कि आखिर ये जो कार्यकर्ता है वो इस कोरोना काल में कैसे बीजेपी ऑफिस लाए गए हैं। लगातार गाड़ियों का तांता जो है वो वहां पे लगा हुआ था, सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो देखने को वहां पे नहीं मिल रही थी। इसके अलावा यदि बात करें शंकर, तो देखिए अगर हम सीट की बात करते हैं, उपचुनाव की बात करते हैं, तो वो भी आज खासा चर्चे में है क्योंकि बसपा ने 24 सीटों पर उम्मीदवार घोषित करने की बात की है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस में जो है वो एक निराशा देखने को मिल रही है। जी शंकर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनामिका आपका, श्रीकांत प्रत्युष आपका भी बहुत शुक्रिया, प्रशांत आपका भी शुक्रिया, राधाकृष्ण आपका भी शुक्रिया। तमाम बड़ी खबरें अलग अलग प्रदेशों से अपनी अपनी जगहों से आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।